एक अच्छा डेटा एनालिस्ट वो नहीं होता जो कि सुंदर चार्ट्स बनाए या फैंसी डैशबोर्ड्स क्रिएट करें, बल्कि वो होता है जो कि मेक श्योर करे कि आपके फॉर्मूलाज ऑप्टिमाइज्ड हैं, आपके डैशबोर्ड एंटायरली ऑप्टिमाइज्ड हैं, प्लस आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्चुअली करेक्ट हैं। एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो कि पावर बीआई में डैक्स लिखते वक्त काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पे हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो कि प्रोबेबली आप कर रहे हैं और कैसे हम उनका सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सैम्पल डेटा सेट लिया हुआ है जहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स का इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स का, रीजन्स का, रिटर्न्स का, स्टोर्स एंड ट्रांजैक्शंस का इन्फॉर्मेशन है। एक कैलेंडर टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है और लास्टली हमारे पास एक मेजर भी है। अगर आपको थोड़ा सा मैं डेटा मॉडल का आइडिया दे दूँ तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इससे आपको ब्रीफली आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी टेबल्स हैं और कौन कौन से कॉलम्स हैं। देखो, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो कि एकदम बिगिनर हैं, जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है पावर बीआई के बारे में, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मिस्टेक से, जो कि प्रोबेबली आप लोग कर रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर उसके लिए पहले एक सिनेरियो एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ट्रांजैक्शन टेबल्स के अंदर अगर मैं आपको टेबल व्यू दिखाती हूँ तो ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर हमारे पास क्वांटिटी है और जो प्रोडक्ट का प्राइस हमारा रखा हुआ है वो हमारा रखा हुआ है हमारे इस टेबल के अंदर, प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर, जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस है। मान लीजिए हमें रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। अब रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हमें पता है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस हमारा रेवेन्यू होता है। तो उस केस में हम यहाँ पे एक नया मेजर क्रिएट करते हैं। ओके, एंड इसका नाम मैं रेवेन्यू 1 कर देती हूँ, जिसमें हम लोग सिंपल लेंगे। क्या हमें सम चाहिए और क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करना है, तो क्वांटिटी हमारे पास ट्रांजैक्शंस में है, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कॉलम, जो कि आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे अगर आप लिखते हो इस तरह से प्रोडक्ट्स और उसके अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट रिटेल प्राइस, आई गेस। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके आती हूँ प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके अगर हम सम निकालते हैं तो दिस मेथड वुड नॉट बी राइट। दूसरा मेथड जो कि आप यहाँ पे प्रोबेबली कर सकते हो, वो हो सकता है कि आप ट्रांजैक्शंस के अंदर ही एक नया कॉलम क्रिएट कर लो। अभी मैं यहाँ पे इसको गेट रेड कर देती हूँ और यहाँ पे हम लोग नया कॉलम ऐड करते हैं प्रोडक्ट प्राइस का, जिसमें हम लोग लेके आते हैं प्रोडक्ट टेबल से प्राइस। रिलेटेड फंक्शन में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और प्रोडक्ट टेबल का प्राइस हम लोग लेके आ रहे हैं रिटेल प्राइस, एंड इसको एंटर प्रेस करते हैं। ये आने के बाद भी अगर आप यहाँ पे ये सोचते हो कि हम सम कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, जो कि अभी हम लोग करना चाह रहे थे, कि एक नया मेजर यहाँ पे वापस रेवेन्यू पे चलते हैं और इसी को बोलते हैं कि हमें सम चाहिए किसका, क्वांटिटी जो कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस में है, और मल्टीप्लाई बाय रिटेल प्राइस जो कि हमारे पास अगेन ट्रांजैक्शंस में है। नहीं पॉसिबल हो पाएगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? और अगर आप लिखते भी हो तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी एरर के अंदर आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? इसका रीज़न है कि हमें यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है। हम डायरेक्टली पहले तो एक ही कॉलम का नाम देंगे सम के अंदर। दूसरी चीज़, अगर हमें एक-एक रो के ऊपर इटरेशन कराना है, एक-एक रो का इटरेशन का यहाँ पे मतलब हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस पे वापस आते हैं, मुझे एक-एक रो को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में हम सम का डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि एक इटरेटर का यूज़ करेंगे, व्हिच इज़ सम एक्स। यहाँ पे मैं रेवेन्यू 1 के अंदर सम एक्स मेंशन कर रही हूँ, जहाँ पे हम लोग टेबल डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस टेबल है और आपका एक्सप्रेशन क्या है कि उसी का क्वांटिटी कॉलम को मल्टीप्लाई करना है हमें प्राइस के कॉलम से। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस आ गया। इसे क्लोज करके अगर आप एंटर करते हो तो ये बेसिकली क्या करेगा, बैकग्राउंड के अंदर एक एक रो के ऊपर जाएगा और इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेगा, एट द एंड सम निकालेगा। अगर हम यहाँ पे कार्ड का यूज करते हैं और रेवेन्यू 1 को ड्रॉप करते हैं, हमारे पास 1.76 मिलियन आता है। अच्छा, ये तो एक तरीका हुआ। मान लीजिए हमें और ऑप्टिमाइज तरीका चाहिए, जहाँ पे अगर आप ट्रांजैक्शंस में देखते हैं तो प्रोडक्ट प्राइस हमें लाना पड़ा। एक चीज को समझिए, आप एक पूरा कॉलम लेके आ रहे हैं। अभी को हमारे पास यहाँ पे 2.5 लाख रोज ऑफ डेटा है। मान लीजिए कल को 50 लाख रोज ऑफ डेटा है। आप एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिसमें 50 लाख रोज हैं, तो उस केस में हम और ऑप्टिमाइज तरीका भी निकाल सकते हैं, जिसमें हमारे पास अगर हम एक और मेजर क्रिएट करें, अब मैं रेवेन्यू 2 बता रही हूँ, जिसमें मैं एक नया कॉलम नहीं बल्कि एक मेथड यूज करूंगी
सिंपली हम यहाँ पे रेवेन्यू ले लेते हैं और दिस इज रेवेन्यू टू, विच इज नथिंग बट अगर हम यहाँ पे सम एक्स का यूज करें, टेबल वापस से हमारी ट्रांजैक्शंस डिफाइन करें, कॉमा क्वांटिटी डिफाइन करें, बट इमेजिन कीजिए कि प्राइस आपके पास यहाँ पे है ही नहीं, अभी तक आप प्राइस नहीं लेके आए हैं, तो प्राइस लाने के लिए आप यहीं पे रिलेटेड फंक्शन का यूज करें और कॉलम का नाम डिफाइन कर दें कि हमें चाहिए रिटेल प्राइस। अब इससे फायदा क्या होगा कि आप जो एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे लेके आए हो, रिजल्ट वैसे का वैसे ही रहेगा कि मैं रिजल्ट यहाँ पे लाके रेवेन्यू टू को ड्रॉप करूँ, वो सेम रिजल्ट मेरे पास आएगा। बट हमारे पास यहाँ पे सिर्फ फायदा क्या होगा कि अगर मेरे पास कल को ट्रांजैक्शन टेबल में ये प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम नहीं होता है, जो कि एनीवेज मैं कैलकुलेट करके लेके आई थी, तो अगर ये डिलीट है, सपोज ये है नहीं, तो भी हम इस आंसर को इवैल्यूएट कर सकते हैं कैसे, रिलेटेड फंक्शन का यूज करते हुए, सम एक्स को यूज करते हुए। तो कभी भी आपको क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना है एंड देन सम निकालना है, तो द बेस्ट तरीका इज कि आप सम एक्स को यूज करें, क्योंकि ये एक एक रो पे जाके पहले क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद उसका सम देगा। और अगर प्राइस दूसरे किसी टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है तो रिलेटेड को डायरेक्टली वहां पे यूज करो, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट क्रिएटिंग अ कॉलम एंड देन मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज टुगेदर। तो ये हमारे पास फर्स्ट मिस्टेक हुई, जो कि अगर आप कभी भी करते हैं तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड। नेक्स्ट मिस्टेक पे चलने पे और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और आप अपने करियर को ट्रांजिशन करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, देन WS CubeTech has launched a data analytics mentorship program, जिसका आप पार्ट बन सकते हैं by joining our next cohort। इस cohort के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग मिलेगी, इंडस्ट्री मेंटोर से आपको सपोर्ट मिलेगा, प्लस प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी। तो अगर आप इस cohort का पार्ट बनना चाहते हैं देन लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। सेकेंड बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो कि हम अक्सर कर देते हैं। देखो कैलेंडर टेबल हमने यहाँ पे बनाया था, ये अनवांटेड मेजर को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। कैलेंडर टेबल हमने क्रिएट किया था, अगर आपके पास भी कैलेंडर टेबल है, आप उसमें यूजुअली ये सारे कॉलम्स रखते हैं, जैसे कि वीक नंबर, ईयर, मंथ, मंथ का नाम, हो सकता है हमें डे की भी जरूरत हो कि वीक का कौन सा डे है। अगर मैं यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करती हूँ जहाँ पे मैं वीक डे डिफाइन करती हूँ, जिसका फॉर्मूला भी वीक डे ही है, और यहाँ पे हम लोग कैलेंडर डेट मेंशन करते हैं, क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे पास वीक के डेज तो निकल के आते हैं, बट एक प्रॉब्लम आती है इसके साथ, जो कि मैं आपको वीक के नंबर नेम को लेके भी आके दिखाती हूँ। तो हमें यहाँ पे एक और नया कॉलम चाहिए, हम डे नेम ले लेते हैं। डे नेम इज इक्वल्स टू, हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे हमें फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करना है, कैलेंडर से डेट डिफाइन कर देते हैं, लास्टली टाइप में, फॉर्मेट टाइप में मैं यहाँ पे 4 टाइम्स डी या फिर 3 टाइम्स डी भी डिफाइन कर सकते हो, स्मॉल फॉर्मेट ऑफ डे। अब देखो आपका जो वीक है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स 1 किसको असाइंड है, संडे को असाइंड है, 2 मंडे को है। तो जब आप चार्ट्स भी क्रिएट करोगे तो आपका वीक स्टार्ट हो रहा होगा संडे से। अगर आप ये फॉर्मेट अवॉइड करना चाहते हो तो उस केस में जब आप वीक डे क्रिएट कर रहे हो कि यहाँ पे वीक डे का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो आपके पास 3 पैरामीटर्स आते हैं जहाँ पे 1 to 7, पहली बात तो फर्स्ट के लिए अगर मैं रीड मोर पे जाऊं तो 1 का मतलब संडे एंड 7 का मतलब सैटरडे है। उसी के बाद अगर हम सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, वापस इस पे क्लिक करते हैं, तो नाउ यहाँ पे मंडे 1 है और संडे 7 है। इसे अगर मैं यूज करती हूँ, सेकेंड को क्लिक करके प्रेस एंटर करती हूँ, तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो वीक है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा होगा। तो बेसिकली अगर आप कोई चार्ट भी यहाँ पे क्रिएट करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन चार्ट क्रिएट करा जहाँ पे मैं डे नेम्स का यूज करना चाहती हूँ और दूसरा पैरामीटर लेट्स से हम रेवेन्यू का ही यूज करना चाहते हैं, तो हमारे पास अभी थर्सडे, मंडे, वेंसडे, संडे इस तरह से आ रहा है। एक बार वापस से यहाँ पे चलते हैं, डे नेम पे चलते हैं और डे नेम को सॉर्ट करते हैं किससे, वीक डे से। अभी हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, दोबारा से मैं एक बार डे नेम यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ और आप देखेंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ रहा है। अगर ये डे नेम हम नहीं डिफाइन करते, जैसे वीक डे के अंदर हम लोग ये पैरामीटर नहीं डिफाइन करते 1 का, 2 का या 3 का, बाय डिफॉल्ट ये 1 लेता है और उस केस में पहले संडे आता फिर मंडे, जो कि आपकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा अनइवन दिखा सकता है, प्लस चार्ट को थोड़ा लेस रीडेबल दिखा सकता है। तो यहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि जहाँ पे आपको मंडे स्टार्टिंग में चाहिए और संडे पे आपका वीक खत्म करना है, तो उस केस में आप वीक डे को 2 पैरामीटर्स के साथ पास कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड मिस्टेक के ऊपर। थर्ड मिस्टेक यूजुअली लोग जहाँ पे करते हैं उसे भी मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ,
जिसमें आपने डिफाइन किया है एक पैरामीटर जो कि आप रैंक देना चाहते हो ऑफ दी प्रोडक्ट नेम्स। तो प्रोडक्ट्स पे चलते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट का मैं नाम लेके आ जाती हूँ। तो प्रोडक्ट का हमारे पास नाम है और उसके बेसिस पे, उनकी रेवेन्यू के बेसिस पे मुझे उनका रैंकिंग देना है। तो रेवेन्यू यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अच्छा, लेट्स मेक श्योर दैट रेवेन्यू इज आल्सो इन यूएस डॉलर्स, इज द डेटा सेट इज इन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो डेटा सेट यूएसए का है तो हमें मेक श्योर करना है करेंसी भी यूएस डॉलर्स में हो। एंड उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे रैंकिंग डिफाइन करनी है तो हम राइट क्लिक करेंगे, एक नया मेजर क्रिएट करते हैं, हमें रैंक देनी है। ओके, फॉर सम रीज़न मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो फॉर्मूला के लिए ज़रा सेकंड टेबल व्यू पे चल लेते हैं। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। तो हम लोग टॉप एन प्रोडक्ट्स कुछ निकाल लेते हैं एंड रैंक्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं। रैंक एक्स में हमने यहाँ पे टेबल का नाम दिया कि इट्स अ प्रोडक्ट्स टेबल। ठीक है, एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइन किया कि बेस्ड ऑन हमारा रेवेन्यू, जो कि रेवेन्यू 2 है, उसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाएगी, वैल्यू नहीं डिफाइन करके। अगर मैं डिसेंडिंग डिफाइन करके क्लोज करती हूँ, यहाँ पे वापस आती हूँ, टॉप एन को वापस से यहाँ पर डिफाइन करती हूँ, सभी को सेम रैंक मिलेगी। इस फॉर्मूला को एक बार दोबारा फिक्स करते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि हमें ऑल फंक्शन यूज करना है ऑन दी प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट नेम। ठीक है, एंड इसको क्लोज करके अगर मैं एंटर मारती हूँ, यहाँ पे वापस आते हैं, अभी हमारे पास प्रॉपर रैंकिंग्स आ गई हैं। तो अगर मैं इसको असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करती हूँ, असेंडिंग में करने पे सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रैंक आ रही है, सबसे हाईएस्ट रैंक हरमानोस ग्रीन पेपर की आ रही है, वेदर रेवेन्यू इज $2,489 एंड टॉप 1 रैंक है, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक एंड सिमिलरली हमारे पास रैंक्स निकल के आ चुकी हैं। अब इस केस में सपोज अगर हम कोई बाहर से स्लाइसर यूज करते हैं, किसी का प्रोडक्ट नेम का ही, सो प्रोडक्ट नेम में मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डिफाइन कर देती हूँ। जैसे मैं एक्रॉन सिटी यहाँ पे यूज करती हूँ और कुछ और मैं यहाँ पे पैरामीटर्स का यूज करती हूँ, ये हमें ओवरऑल रैंक दिखा रहा है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला में मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन एज इन मैं वापस से स्टॉप इन के अंदर जा रही हूँ, बट इस पे ऑल के अलावा हम लोग ऑल सिलेक्टेड यूज करते हैं। इसी को मैं प्रेस एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे वापस आते हैं। अब डिफरेंस देखो, पहले इसकी ओवरऑल प्रोडक्ट्स के अंदर रैंकिंग आ रही थी, अब इन तीनों के बीच में फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड रैंक पे कौन है, थर्ड रैंक पे कौन है, वो वैल्यूज निकल के आ पा रही है। तो ये मेक श्योर करना कि कब ऑल यूज करना है, कब ऑल सिलेक्टेड यूज करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हो क्या रहा था ना, जब आप ऑल का यहाँ पे यूज कर रहे थे, जब यही फॉर्मूला के अंदर, इसकी कॉपी भी बना लेते हैं सो दैट थिंग्स गेट मच मोर ईजियर। हम इसको कॉपी ले लेते हैं और इसी का एक और मैं नया मेजर क्रिएट कर लेती हूँ, जहाँ पे इसका नाम हम टॉप एन 1 रख लेते हैं। ठीक है, एंड या टॉप एंड ऑल भी रख सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इसके अंदर ऑल का यूज़ किया गया है, और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ऑल फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। अब इससे अगर मैं वापस से रिपोर्ट व्यू पे आती हूँ एंड टॉप एंड ऑल का हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, आप डिफरेंस देखिए तीनों की रैंकिंग्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहती हूँ, जस्ट इन केस कि मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट एंड इस प्रोडक्ट के बीच में रैंकिंग्स देखनी है, मैं ईजिली देख सकती हूँ इन 1 2 3 4 5 6 rather than 360 412 621। तो ये डिफरेंस होता है ऑल और ऑल सिलेक्टेड के अंदर कि जब आप ऑल का यूज कर रहे हो तो बाहर का जो एक्सटर्नल फिल्टर है, जो कि सेम टू सेम प्रोडक्ट नेम के ऊपर ही है, वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। बट वहीं एट द सेम टाइम ऑल सिलेक्टेड में विजुअल लेवल्स के फिल्टर तो रिजेक्ट करता है और एक्सटर्नल फिल्टर्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब ये एक्सटर्नल फिल्टर यहाँ पे स्लाइसर के थ्रू अप्लाई किया गया, तो इंस्टेड ऑफ जो हमारी रैंकिंग्स थी सारे प्रोडक्ट्स के बीच में, अब वो रैंकिंग दिख रही है सिर्फ और सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के बीच में जो कि हमारे स्लाइसर्स में मेंशन्ड है। तो ये फायदा होता है ऑल और ऑल सिलेक्टेड के बीच में डिफरेंस जानने का और सही टाइम पे सही चीज को यूज करने का। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर ओवर हियर। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं कि जब भी आप दो वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं, दो कॉलम की वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं, उस केस में डोंट यूज डिवाइड डायरेक्टली। यानी कि अगर आप कोई भी मेजर क्रिएट कर रहे हो, एक एग्जाम्पल तौर पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम अगर कोई भी मेजर क्रिएट कर रहे हैं, एक डेमो नाम का मैं मेजर क्रिएट कर लेती हूँ जिसमें हमने रेवेन्यू पास किया, कॉमा कॉमा नहीं, डिवाइड, और उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन से इसको डिवाइड कर दिया। तो टोटल ट्रांजैक्शंस के अंदर हमने टेबल डिफाइन करी, हमारी ट्रांजैक्शन टेबल, एंड इसको एंटर प्रेस किया। देखो ये मेथड सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, बट जब आप डिवाइड फंक्शन जो कि ऑलरेडी पावर बीआई के अंदर है इसको यूज करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑल्टरनेट रिजल्ट का।
सो दिस इज मोर रिलायबल, ताकि कई बार अगर आपके डिनोमिनेटर में कोई एरर आ गई या जीरो लिखा हुआ आ गया और जीरो से जब आप डिवाइड करते हो तो वो जीरो डिवीजन एरर देता है। तो एरर अगर आप नहीं चाहते और एक ऑल्टरनेट रिजल्ट देना चाहते हो जहां पे आपके रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में इंस्टेड यूज डिवाइड फंक्शन रादर देन यूजिंग स्लैश। इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक हमारे पास आती है वो ये है कि आप लोग वेरिएबल्स का बहुत कम यूज करते हो। देखो, अगर मुझे यहाँ पे मार्जिन परसेंटेज निकालना है हर प्रोडक्ट का, तो यहीं पे चल लेते हैं और मैं एक नया मेजर क्रिएट कर लेती हूँ जो कि होगा मार्जिन परसेंटेज। ठीक है, और इसका भी नाम हम लोग 1 रख देते हैं। इसमें हम लोग यूज करेंगे मार्जिन परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना है हमें हमारी कॉस्ट को और डिवाइड करना है टोटल रेवेन्यू से। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे सिंपली यूज करते हैं डिवाइड फंक्शन को, वंस अगेन न्यूमरेटर में डिफाइन करते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा। वैसे तो हमने मेजर बना रखा है, बट अगर हम स्क्रैच से कर रहे होते तो हमने यहाँ पे सम एक्स यूज किया होता। करेक्ट, टेबल हमने यहाँ पे डिफाइन करी होती, जैसे कि टेबल हमारी है ट्रांजैक्शन, जिसमें हमारा एक्सप्रेशन है कि क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लाई करना है विद द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि रिलेटेड टेबल प्रोडक्ट से हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस आया। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस है, इसका तो हमने सम लिया। इसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करने के लिए फिर से एक और सम एक्स हम लोग यूज करेंगे, जहां पे हमने डिफाइन किया अगेन फिर से हमारा ट्रांजैक्शन टेबल, कॉमा एक्सप्रेशन क्या है कि आपका जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई होगा इस बार प्रोडक्ट टेबल के रिलेटेड कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एंड उसी के बाद अगर ये हमारा हो चुका है तो अब बारी आती है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में हमारा यही वैल्यू वापस से रीपर्पस हो जाएगी। सो इसे मैं फिर से यूज़ कर लेती हूँ। मेजर डिवाइड फंक्शन को भी क्लोज करते हैं, ऑल्टरनेट रिजल्ट के लिए 0 पास कर देते हैं, प्रेस एंटर करते हैं। यहाँ पे चलते हैं और मार्जिन परसेंट को मैं यहाँ पर ड्रॉप करती हूँ। मार्जिन परसेंट में हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं और आप चाहें तो परसेंट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मार्जिन परसेंट में हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आई। ये हुआ एक तरीका करने का, बट यहाँ पे एक चीज समझिए, आपने ये सम एक्स जो यूज किया है फर्स्ट टाइम, ये आपने एक बार यूज किया और डिवाइड करते वक्त फिर से इसके फॉर्मूला को यूज किया। आप डायरेक्टली भी प्लांट कर सकते हो, विच इज फाइन। अगर आपने डायरेक्टली भी प्लांट किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं वेरिएबल्स का एक फायदा बताती हूँ। अगर आप इसमें यही चीज वेरिएबल बना के करते हो, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ सो दैट हमें दोबारा बार बार ना लिखना पड़े। और दोबारा से हम लोग एक नया मेजर क्रिएट करते हैं मार्जिन परसेंट का, विच इज आर सेकेंड वन। इसमें अगर आप वेरिएबल क्रिएट कर लेते हो, वेरिएबल क्या है हमारा रेवेन्यू, जिसकी वैल्यू इसके बराबर हो। अनदर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि है हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम सेम टू सेम फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, बट जस्ट हमें रिटेल प्राइस को रिप्लेस करना है विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट टेबल का हम लोग कॉस्ट ले लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं। रिटर्न क्या कराना है, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला डिवाइड फंक्शन का यूज करते हैं। रेवेन्यू को यूज करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो रेवेन्यू माइनस दी कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय दी रेवेन्यू, एंड इसको क्लोज करके अगर हम एंटर प्रेस करते हैं वापस से यहीं पे आते हैं। मार्जिन जो सेकंड भी है इसे भी मैं यहीं पर ड्रॉप करती हूँ। आपके पास इक्विवेलेंट ही वैल्यूज आएंगी, इसे भी आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ परसेंटेज। एंड अब वैल्यूज देखेंगे तो वैल्यूज यहाँ पे भी सिमिलर हैं। फायदा क्या है बैकग्राउंड में ऑप्टिमाइजेशन का, समझो जरा इसे, दैट हम लोग अगर टेबल व्यू पे आए तो हमें यहाँ पे जब मार्जिन सेकंड लिया तो आपने ये जो वेरिएबल बनाया इसका वैल्यू स्टोर हो गया मेमोरी के अंदर, ये बनाया इसका भी वैल्यू स्टोर हो गया मेमोरी के अंदर। बट वहीं इसके केस में क्या हो रहा है, 2 बार हमें इटरेशन करना पड़ रहा है, वो भी हमारी फैक्ट टेबल के ऊपर। तो 2 बड़े बड़े इटरेशंस काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे और छोटे डेटा पे ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा। बट अगर वहीं आपके पास 50 लाख रोज ऑफ डेटा है या उससे ज़्यादा रोज ऑफ डेटा है तो आप इसका काफ़ी ईजिली डिफरेंस समझ जाएंगे कि ये तरीका कम ऑप्टिमाइज्ड है एंड ये तरीका हमारा ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी रिक्वायर्ड है तो आप वेरिएबल्स का यूज़ करें, क्योंकि वो आपकी क्वेरी को और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड भी बनाता है, एट द सेम टाइम ऑप्टिमाइज बनाता है। सिंस उसकी वैल्यू एक बार को स्टोर हो जाती है तो वो रिपीटेटिवली बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इफ़ यू आर समवन जिससे सारे डेटा अपडेट्स एक ही जगह पे चाहिए, देन WS CubeTech हैज़ लॉन्च देयर कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप विच इज़ डेटा गीक्स, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा।
From job updates to cheat sheets to quizzes to even real world data sets as well, then join our WhatsApp community whose link is given in our description. Check it out now. तो ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 5 जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं. नेक्स्ट मिस्टेक आती है 6 नंबर पे, यूजिंग द चेंज ऑफ इफ फंक्शन. अब आई डोंट नो कि हम लोग काफ़ी टाइम से अगर इफ फंक्शन को यूज़ करते हुए आ रहे हैं तो इसलिए वो हमारा इतना फेवरेट है. बट जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे पास एज एक कॉलम है, राइट? या फिर और बेटर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेंबरशिप कार्ड ले लेते हैं. मैं मेंबरशिप कार्ड 4 तरीके के हैं यहाँ पे. हमारे पास ब्रॉन्ज, गोल्डन, नॉर्मल एंड सिल्वर है. से मैं ब्रॉन्ज को असाइन करना चाहती हूँ 4, सिल्वर को असाइन करना चाहती हूँ 3, नॉर्मल को असाइन करना चाहती हूँ 2 और गोल्डन को असाइन करना चाहती हूँ 1. अब इस केस में अगर मैं यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करती हूँ और हम लोग असाइन करते हैं, असाइन मेंबर कार्ड नम. ठीक है, आई एम वेरी बैड विद क्रिएटिंग द नेम ऑफ द कॉलम्स, तो हम सिंपल से यहाँ पे असाइन मेंबर कार्ड नंबर को यूज़ कर लेते हैं. और मैं इफ़ की चेंज बनाना स्टार्ट करती हूँ. फंक्शन से हमने स्टार्ट किया और डिफाइन किया कि अगर आपका जो मेंबरशिप कार्ड है उसकी वैल्यू सबसे पहले ब्रॉन्ज से स्टार्ट करते हैं, ब्रॉन्ज के बराबर है, तो उसको असाइन करें एज 4. ठीक है, ये हुआ. कॉमा लगाने पे फॉल्स की वैल्यू, बट हमें पता है यहाँ पे एक और इफ लगाना चाहिए हमें. आप चाहें तो नेक्स्ट लाइन में भी ले सकते हो इसको. एक और इफ यहाँ पे यूज कर लेते हैं. इस इफ के अंदर हम फिर से नेक्स्ट लॉजिक मेंशन करेंगे. नेक्स्ट लॉजिक हमारा ये हुआ कि यही मेंबरशिप जो कार्ड है हमारा, इसकी वैल्यू यदि सिल्वर के बराबर है, एंड सिल्वर में एस कैपिटल मेंशन कर देते हैं, तो यदि इसकी वैल्यू सिल्वर के बराबर है तो उस केस में हमें लिखना है 3, कॉमा. नेक्स्ट इफ के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे चल लेते हैं, एक और इफ डिफाइन करते हैं. फिर से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारा जो मेंबरशिप कार्ड है उसकी वैल्यू है नॉर्मल के बराबर, तो डिफाइन करना है 2. एल्स के केस में हम डिफाइन कर देंगे 1. इसको क्लोज करते हैं, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं, थर्ड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारते हैं. असाइन करने पे ब्रॉन्ज पे हमारे पास 4 आ रहा है एंड रिस्पेक्टिवली हमारे पास 4, 3, 2, 1 चारों वैल्यूज आएंगी. बट अब समझो, जब मैं ये फॉर्मूला लिख रही थी मेरे लिए काफ़ी आसान था लिखना, सिंस आई हैव एक्सपीरियंस, बट आप लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. दूसरा, इसमें एरर्स काफ़ी हो सकते हैं. कई बार ब्रैकेट्स का ध्यान नहीं रहा, कई बार आपने कॉमा प्रॉपरली नहीं लगाया, कई बार इफ सही जगह पे नहीं क्रिएट किया. उसकी बजाय चेंज ऑफ इफ बनाने की जगह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे असाइन मेंबरशिप कार्ड नंबर 2 कर देती हूँ. So assigning member card numbers, और इसका सेकंड वर्जन निकालते हैं. सेकंड वर्जन में आप कुछ नहीं बल्कि यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्विच फंक्शन का. काफ़ी एफिशिएंट है जब भी आपको मैपिंग करनी हो स्पेशली वैल्यूज़ की. तो उस केस में हम लोग पहला एक्सप्रेशन दे देते हैं कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेंबरशिप कार्ड के बारे में. यदि उसकी वैल्यू ब्रॉन्ज है तो आप लिख दीजिएगा वहाँ पे 4. सिमिलरली अगर उसकी वैल्यू है सिल्वर तो उस केस में हम वैल्यू डिफाइन करेंगे 3. अच्छा, हमने यहाँ पे कॉमा नहीं यूज़ किया है. सिमिलरली अगर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है नॉर्मल तो 2, कॉमा. अगर उसकी वैल्यू है गोल्डन तो हम डिफाइन करेंगे 1. ओके. या फिर आप एल्स भी दे सकते हो. इसके साथ एल्स का भी हमारे पास एक पैरामीटर होता है. तो जैसे आपने कॉमा लगाया तो या तो वैल्यू डिफाइन कर दो या एल्स, तो बचा हुआ 1 अगर है तो उसको डिफाइन करके एंटर मार दीजिए. आपके पास फिर भी वही सेम टू सेम वैल्यूज आएंगी और हमारा फॉर्मूला कितना आसान हो गया है यहाँ पे. प्लस मैपिंग करना भी काफ़ी आसान हो जाता है. तो स्विच फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग चेंज ऑफ नेस्टेड इफ. एंड अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट मिस्टेक के ऊपर जो कि काफ़ी ऑफन लोग करते हैं. ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ज़्यादा है. देखो, अगर मान लीजिए कि आपने मैंने यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट किया था, राइट? मैं उस कॉलम को दोबारा एक बार को क्रिएट कर लेती हूँ, जो कि हमने ट्रांजैक्शंस में एक नया कॉलम सेल्स का लेके आए थे. क्विकली मैं इस कॉलम को यहाँ पे असाइन कर लेती हूँ कि मान लीजिए सेल्स भी आपके पास फैक्ट टेबल के अंदर ही आपकी मेंशन है. तो सेल्स को ले लेते हैं. सेल्स नहीं, एक्चुअली प्रोडक्ट प्राइस को ले लेते हैं. तो प्राइस इज इक्वल्स टू, या मैं सेल्स ही डायरेक्टली क्रिएट कर लेती हूँ. तो सेल्स इज इक्वल्स टू द क्वांटिटी कॉलम मल्टीप्लाइड बाय रिलेटेड प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस. इसको एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी. इसको करेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए. ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका प्राइस था वो हमारे पास आ गया है. इस तरह से वैल्यूज आ गई हैं. तो सेल्स हमारे पास क्रिएट हो चुका है. अब इसके बेसिस पे यहाँ पे आते हैं और एक नया मेजर क्रिएट करते हैं.
हमें यहाँ पे क्रिएट करना है हाई वैल्यू सेल्स को। बेसिकली हाई वैल्यू सेल्स मेरे लिए वो हैं जो कि $10 के ऊपर हैं, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप बोलेंगे कि हम लोग समिक्स का यूज़ कर लेते हैं, फिल्टर डिफाइन कर देते हैं, टेबल दे देते हैं कि टेबल हमारे पास ट्रांजैक्शन टेबल है, और फिल्टर का एक्सप्रेशन है कि जहाँ पे हमारा जो सेल्स की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये हमने डिफाइन किया। सेकंड हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है कि हमें चाहिए कौन सा कॉलम? कॉलम हमारा सेल्स कॉलम ही है। क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे वापस चलते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पे हाई वैल्यू सेल्स हमने डिफाइन करी, जो कि हमारे पास आ रही है 574.3 के, जो कि बेसिकली वो सेल्स हैं जो कि $10 के ऊपर हुई हैं। इसके बाद सिंपली एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ एंड इसको मैं बोलती हूँ ऑप्टिमाइज्ड हाई वैल्यू सेल्स, जो कि अब हमारे पास क्या होगा, आप कैलकुलेट यूज़ करके आपका रेवेन्यू भी यूज़ कर सकते हो या सम ऑफ अमाउंट भी यूज़ कर सकते हो। सम ऑफ हमारे पास जो अमाउंट का कॉलम बना हुआ है ऑलरेडी सेल्स का, एक्चुअली इसे हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कॉमा यहीं पे हम लोग फिल्टर डिफाइन कर देते हैं जहाँ पे हमारे जो अमाउंट की वैल्यू है यानी कि सेल्स की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 10। इसे क्लोज करके अगर मैं एंटर प्रेस करती हूँ, वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक कार्ड और क्रिएट करते हैं और यहीं पे अगर हम ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू को ड्रॉप करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यूज तो सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे आया? देखो, डिफरेंस आता है किन सेगमेंट के अंदर कि आपने जब हाई वैल्यू सेल्स क्रिएट किया, ये क्या कर रहा है, पहले बैकग्राउंड में एक टेबल क्रिएट कर रहा है जहाँ पे सेल्स की वैल्यू 10 के ऊपर है, फिर समेक्स का यूज करते हुए उनका सम निकाल रहा है, विच इज फाइन। बट वहीं एट द सेम टाइम जो सेकंड मेथड है उसमें आपने ऑलरेडी पहले एग्रीगेशन कर लिया और उसके बाद आपने फिल्टर कर लिया। तो बेसिकली जब आपने प्री एग्रीगेट यहाँ पे कर लिया है और उसके बाद फिल्टर किया है, तो आपके लिए आसान तब हो जाता है, यानी कि क्वेरी तब फास्टर हो जाती है जब आपने ऑलरेडी प्री एग्रीगेट करके और फिर फिल्टर दिया है। अगर आप पहले आप टेबल क्रिएट कर रहे हो फिर सम लगा रहे हो, तो दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। छोटे डेटा सेट पे देखो ये चीज़ें इतनी ईजिली आपको क्लिक नहीं करेंगी और इतना समझ में नहीं आएगा कि कैसे इम्पैक्ट कर रहा होगा। बट जब आप लार्ज डेटा सेट्स के ऊपर काम करेंगे, वहाँ पे आप इसकी परफॉर्मेंस देख पाएंगे कि ये क्वेरी हमारी कंपेरेटिवली मच मोर फास्टर है विद कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर क्वेरी, क्योंकि यहाँ पे पहले एक टेबल क्रिएट हो रही है और उसके बाद हर रो पे इटरेशन हो रहा है, सम निकाला जा रहा है। सेकेंड वाले में आपने पहले ही सम निकाल लिया और उसके बाद फिल्टर कर दिया डेटा को, दैट इज मच मोर फास्टर। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो कि हमने आज डिस्कस करी हैं। 7 मिस्टेक्स के बारे में बात की है जो कि यूजुअली काफ़ी सारे लोग करते हैं जब वो लोग डाक्स के फॉर्मूलाज को लिखते हैं। ऐसी काफ़ी सारी और भी मिस्टेक्स है जो कि आप ऑप्टिमाइजेशन में, चार्ट्स के क्रिएशन में या आपके डैशबोर्ड क्रिएशन में भी करते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट देम एज वेल, लेट अस नो इन द कमेंट्स कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। एंड अगर आप इसका पार्ट सेकंड चाहते हैं जहाँ पे हम और चीज़ों के बारे में बात करें जहाँ पे आप कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।